अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 24 फ्रॉम ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले। इसका हम जस्ट पार्ट 1 स्टडी करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है। ठीक है, ये बेसिकली है नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो ये टॉपिक है आज का, उसमें हम बेसिकली नर्वस सिस्टम के कुछ पोर्शन को कवर करेंगे। अब ये स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। हमारी बॉडी में भी तो ऐसा ही हो रहा है ना कि इन्फॉर्मेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाती है। ठीक है, अब फॉर्म्स क्या हैं कम्युनिकेशन की? तो हमारे पास 2 मेजर फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन की, न्यूरॉन्स हैं एंड हार्मोन्स हैं। अब हम इनका ज़रा डिटेल देखते हैं कि न्यूरॉन्स और हार्मोन्स हैं क्या क्या एक्चुअली। न्यूरॉन्स बेसिकली जो है ना, ये क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलीज़ होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। उसके बाद हार्मोन्स जो है ना, ये स्लो रिस्पॉन्स देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, और हार्मोन्स का रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो स्लो होता है। अब न्यूरॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वे करते हैं। ठीक है, जबकि जो हार्मोन्स हैं वो केमिकल सिग्नल्स कन्वे करते हैं, यानी किसी केमिकल की फॉर्म में हार्मोन्स का मैसेज जाएगा और न्यूरॉन्स का मैसेज किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाएगा। न्यूरॉन्स जो हैं वो क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, लेकिन वो फटाफट ख़त्म भी हो जाता है। यानी अगर विदिन नैनो सेकंड में रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है तो वो विदिन सेकंड्स ख़त्म भी हो जाएगा। जबकि हार्मोन्स जो है ना, उनका रिस्पॉन्स स्लो होता है, लेकिन वो प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स होता है, यानी जब तक वो स्पेसिफिक केमिकल रहता है तब तक केमिकल जो है रहेगा, तब तक रिस्पॉन्स जो है वो शो होगा। अब न्यूरॉन्स जो है ना, ये स्पेसिफिक टिश्यू में सूटेबल होते हैं सिर्फ, जबकि जो हार्मोन्स हैं वो वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ में अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अभी हम न्यूरॉन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स बेसिकली फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, और ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। कम्युनिकेशन होती है शॉर्ट डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, और न्यूरॉन की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी हेल्प करती हैं इसके फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी से क्या मुराद है? स्टिमुलस आया, ठीक है, स्टिमुलस ने क्या किया कि न्यूरॉन को एक्साइट कर दिया, यानी न्यूरॉन ने अब रिस्पांस शो करना है। कंडक्टिविटी, उसने मैसेज कन्वे कर दिया, कंडक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स की। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। स्टिमुलाई क्या हो सकता है? कोई भी मैसेज जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? वो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन्स दूसरा काम क्या करते हैं? स्टिमुलाई को रिसीव करके भेज देते हैं इंटीग्रेटिंग सेंटर्स में। मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर्स कौन से होते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड है हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सिग्नल्स रिसीव कर लेते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स से और कहाँ पे भेज देते हैं? मोटर न्यूरॉन्स में। मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम होता है कि वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं इफेक्टर्स की तरफ। इफेक्टर्स क्या होते हैं? जिन्होंने रिस्पांस शो करना होता है। तो रिस्पांस कौन शो करता है? मसल्स हो सकते हैं या ग्लैंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन्स किन की तरफ मैसेज भेजते हैं? या तो मसल्स की तरफ या फिर ग्लैंड्स की तरफ। ये हमारे 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स थे जिनको अभी हम डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे। अब ये फर्स्ट वन देखें, सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएट हैं, यानी टच का रिसेप्टर है या टेस्ट का रिसेप्टर है। अब ये देखें, सेल बॉडी है, ठीक है, एक्सॉन है, यानी ये सेंसरी रिसेप्टर से मैसेज रिसीव कर रहा है। मोटर न्यूरॉन्स को अगर हम देखें तो मोटर न्यूरॉन्स किससे कनेक्टेड है? स्मूथ मसल से, यानी इफेक्टर से। ये अफेक्टर को रिस्पॉन्स दे रहा है। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज कहाँ पे जाएगा? इंटर न्यूरॉन्स में। इंटर न्यूरॉन्स मैसेज किसको दे रहे हैं? मोटर न्यूरॉन्स को। और मोटर न्यूरॉन्स ने क्या करना है? उन्होंने इफेक्टर्स या मसल्स को मैसेज पहुँचाना है, जिन्होंने फर्दर रिएक्शन या रिस्पॉन्स जो है उसको शो करना है।
अब हम बात करेंगे न्यूरॉन स्ट्रक्चर की। अभी हमने न्यूरॉन की टाइप्स की बात की है। 3 टाइप्स के न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन्स। अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। न्यूरॉन बेसिकली है क्या, ज़रा रिकॉल करें। फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन, इसका स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स पे, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन्स। सेल बॉडी, ये स्ट्रक्चर जो है ये सेल बॉडी है। इसके सेंटर में देखें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। डेंड्राइट्स क्या हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। डेंड्राइट्स का क्या काम होता है, ये मैसेज ले के आते हैं सेल बॉडी की तरफ। उसके बाद ये एक सिंगल थ्रेड है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल होता है और मैसेज ले के जाता है सेल बॉडी से। डेंड्राइट क्या करता है, मैसेज ले के आता है सेल बॉडी की तरफ। एक्सॉन क्या करता है, मैसेज ले के जाता है सेल बॉडी से दूर। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म है एनशीटेड न्यूरॉन्स। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो कवर होते हैं शीट के साथ। शीट जो है वो लिपिड की बनी होती है, इसे माइलिन कहते हैं, माइलिन शीट। ठीक है, ये हाइड्रा, सी एनीमोन और बाकी इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होती, लेकिन वर्टिब्रेट सब में प्रेजेंट होती है। अब स्पेसिफिक सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोलीमोसाइट्स। न्यूरोलीमोसाइट्स क्या करते हैं, रैप कर लेते हैं माइलिन शीट को लेयर्स में। यानी इनका काम क्या होता है कि ये माइलिन शीट को रैप करते हैं अराउंड द न्यूरॉन्स। उसके अलावा न्यूरोलीमोसाइट्स का एक और काम होता है, किसी भी न्यूरॉन को जब कोई इंजरी होती है ना, तो उसकी रिजनरेशन में भी न्यूरोलीमोसाइट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक गैप्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोफिब्रल्स। अब ये देखें ना, न्यूरोफिब्रल्स कहाँ पे होंगे, न्यूरॉन के उस पोर्शन पे जहाँ पे शीट नहीं है, जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है, न्यूरोफिब्रल्स उस पोर्शन पे होंगे। जैसे ये देखें आप, इतने पोर्शन पे माइलिन शीट है, इस पे माइलिन शीट नहीं है, इन्हें हम कहेंगे न्यूरोफिब्रल्स। यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवियर, इसको हम 2 नामों से बुला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूरॉन कम्युनिकेशन। अब न्यूरॉन कम्युनिकेट कैसे करते हैं। न्यूरॉन की बेसिकली जो लैंग्वेज है ना, वो है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है, द वे थ्रू विच न्यूरॉन्स मूव। की टू नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की क्या है, यानी इसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो नर्व इम्पल्स के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसकी प्रॉपर्टीज़। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी प्रॉपर्टीज़ नर्व इम्पल्स की जनरेशन में रोल प्ले करती हैं। अब हमने देखना है कि कैसे रोल प्ले करती हैं। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में और उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। ठीक है, परमेबिलिटी क्या होती है, बेसिकली एबिलिटी होती है मेम्ब्रेन की कि वो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देती है, कुछ को नहीं गुजरने देती। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में चेंज आ जाता है और मूवमेंट ऑफ आयंस होती है, तो वो क्या जनरेट करती है, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है अलोंग द एक्सॉन, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी ऐसा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, जिसमें नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे मेम्ब्रेन कैसी होती है, मेम्ब्रेन इनसाइड नेगेटिव होती है, आउटसाइड पॉजिटिव हो। ये देखें, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात हो रही है। इनसाइड मेम्ब्रेन जो है उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, जबकि आउटसाइड मेम्ब्रेन जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -70 मिलीवोल्ट। आउटसाइड कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, सोडियम आयंस। इनसाइड कौन से आयंस प्रेजेंट है, पोटाशियम आयंस। अभी हमने देखा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली कितना है, -70 मिलीवोल्ट। सोडियम आयंस जो हैं वो आउटसाइड ज़्यादा होते हैं, जबकि पोटाशियम आयंस जो हैं वो इनसाइड ज़्यादा होते हैं। अब आपको ये तो पता है ना कि जिस चीज़ की कंसंट्रेशन जिस साइड पे ज़्यादा होगी वो दूसरी साइड की तरफ मूव करेगी जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। यानी सोडियम आयंस जो हैं वो आउटसाइड ज़्यादा हैं, तो सोडियम आयन किस साइड पे मूव करेंगे, इनसाइड, जहाँ पे सोडियम आयंस कम हैं। और पोटाशियम आयंस इनसाइड ज़्यादा हैं, तो वो किस तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे पोटाशियम आयंस कम है, यानी कि बाहर की तरफ। सो सोडियम और पोटाशियम आयन मूव करते हैं टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
अब देखें इस चीज़ को हम मेंटेन कैसे रखेंगे, यानी सोडियम आयंस तो डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते जाएंगे ना, और पोटाशियम आयंस भी डिफ्यूजन की हेल्प से टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे अटेन होगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्चुअली अटेन होगा एटीपीएस, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप से। अभी हम देखेंगे कि सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप का बेसिकली क्या फंक्शन है। ये देखें, ये है हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप। 3 सोडियम आयंस को ये आउटसाइड पंप कर रहा है, जबकि 2 पोटाशियम आयंस को ये इनसाइड लेके आ रहा है। क्या फंक्शन है सोडियम पोटाशियम पंप का? कि ये एक्टिवली पंप करता है 3 सोडियम आयंस को आउटसाइड और 2 पोटाशियम आयंस को इनसाइड। तो इसका एक रिजल्ट में क्या होगा कि आउटसाइड जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और इनसाइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह हमारे पास जो मेम्ब्रेन है उसका रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो अटेन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और पोटेंशियल की, जो कि है ग्रेडिड पोटेंशियल। ग्रेडिड पोटेंशियल, ग्रेडिड पोटेंशियल बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप का पोटेंशियल है जिसमें क्या होता है कि चेंजेस आ जाती हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब बेसिकली ये चेंजेस जो है ना ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक को हम कहते हैं ग्रेडिड पोटेंशियल और दूसरे को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब जो ग्रेडिड पोटेंशियल है ना ये बेसिकली होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यानी एक सेल ये प्रेजेंट है, दूसरा सेल ये प्रेजेंट है, तो ग्रेडिड पोटेंशियल उस सेल के लिए होगा जो इमीडिएट विजिनिटी में है, यानी जो नियर बाय है। जबकि एक्शन पोटेंशियल जो है वो बेसिकली जो दूर होते हैं सेल्स उनके लिए भी यूज़ हो सकता है। अब क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में? इसकी बेसिक की है कंडक्शन एंड क्रिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमने पढ़ा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नर्व इम्पल्स की जनरेशन नहीं होती, जबकि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नर्व इम्पल्स जो है उसकी जनरेशन होती है और फिर उसकी कंडक्शन होती है। अब बेसिकली होता क्या है, स्टिमुलाई आता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस जो है ना वो स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि वो इनिशिएट करता है जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब जैसे ही थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आएगा, सबसे पहला स्टेप क्या है कि थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आता है। अब स्टिमुलस आ गया बेसिकली, तो क्या होगा, सोडियम आयंस की परमिबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी इनसाइड की तरफ। सोडियम जो है वो इनसाइड से आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा, सोडियम आयन मूव करेंगे आउटसाइड टू इनसाइड। तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा ना जो रेस्टिंग पे -70 था, अब वो 0 मिलीवोल्ट हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल के ज़रा स्टेप रिवाइज करें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे सोडियम आयंस आउटसाइड ज़्यादा हैं, पोटाशियम आयंस इनसाइड ज़्यादा हैं, -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आया, उसने सोडियम आयंस की परमिबिलिटी इंक्रीज कर दी, सोडियम आयंस इनसाइड मूव कर गए, ठीक है। सोडियम आयंस जब इनसाइड मूव कर गए ना तो जो मेम्ब्रेन परमिबिलिटी है वो -70 टू 0 मिलीवोल्ट हो गई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। -70 टू 0 मिलीवोल्ट डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन जो है ना वो एक स्पेसिफिक स्टेज तक पहुंचेगी तो सोडियम वोल्टेज गेट ओपन हो जाएंगे, यानी वो सोडियम को इनसाइड मूव करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सोडियम गेट्स क्लोज हो जाएंगे, पोटाशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे। पोटाशियम गेट्स का क्या काम होगा, वो पोटाशियम को आउटसाइड रिलीज करेंगे। यानी अब पोटाशियम मूव करेगा आउटसाइड, सोडियम मूव करेगा इनसाइड। तो क्या होगा कि मेम्ब्रेन में आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज दोबारा आ जाएगा। तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। कितनी स्टेजेस हैं, फर्स्ट वन जो थी वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी, ठीक है, जिसमें -70 मिलीवोल्ट था। उसके बाद डीपोलराइजेशन की स्टेट आई। उस स्टेज में क्या हुआ, डीपोलराइजेशन की स्टेज में कि -70 टू 0 मिलीवोल्ट हो गया मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि सोडियम आयंस इनसाइड मूव कर गए। उसके बाद क्या हुआ, पोटाशियम वोल्टेज गेट चैनल जो हैं वो ओपन हो गए और उन्होंने क्या किया, पोटाशियम को आउटसाइड रिमूव कराया।
पोटाशियम जब आउटसाइड गया तो आउटसाइड दोबारा से पॉजिटिव हो गई। उस पॉजिटिवनेस का ये नतीजा हुआ कि मेम्ब्रेन जो है वो रीपोलराइज्ड हो गई। ये जो सीरीज ऑफ चेंज है, ये रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, ये नेक्स्ट सेल्स में भी मूव कर जाएगी। ये देखें ना, हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आ गई है इसकी। सबसे पहले क्या है कि सोडियम आयंस जो हैं वो इनसाइड जब गए तो क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हो गई। पोटाशियम आयंस आउटसाइड गए तो क्या हुआ, रीपोलराइजेशन हो गई। उसके बाद एक और टर्म है हाइपर पोलराइजेशन या रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये वो पीरियड होता है जिसमें कुछ देर के लिए एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकता, नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो -70 से भी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। ठीक है, इस पीरियड को हम क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन पीरियड। अभी हमने बात की रिफ्रैक्टरी पीरियड की, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड एक्चुअली क्या है कि हर एक्शन पोटेंशियल के बाद एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो सकता। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो मोर देन -70 मिलीवोल्ट नेगेटिव हो जाती है। और मिनिमम स्टिमुलस या थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस जो हमें रिक्वायर होता है ना एक्शन पोटेंशियल के लिए, इस टाइम पे अगर वो भी दिया जाए तो एक्शन पोटेंशियल नहीं होगी, चाहे उसकी इंटेंसिटी हम इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, फिर भी। उसके बाद एक और प्रिंसिपल है हमारे पास, ऑल और नन प्रिंसिपल, जो ये स्टेट करता है कि एन एक्सॉन विल फायर एट फुल पावर और नॉट एट ऑल, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं होगा। दो ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है कि स्लो जनरेशन होगी फास्ट जनरेशन होगी, दो ही ऑप्शन है एक्शन पोटेंशियल। अब बेसिकली जो कंडक्शन की स्पीड है ना, उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं 2 वेज से। एक्सॉन डायमीटर इंक्रीज़ करके, यानी अगर उसकी लेंथ ज़्यादा, उसका डायमीटर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हमारे पास स्पीड आएगी कंडक्शन की। और माइलन शीट ऐड करके, माइलन शीट ऐड करने से क्या फ़ायदा होता है वैसे, कि जितनी ज़्यादा माइलन शीट होगी ना उतनी फास्ट कंडक्शन होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि माइलन जो है वो इंसुलेटर है और स्टॉप करती है आयन मूवमेंट को। और बेसिकली जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेट कहाँ पे होता है, सिर्फ न्यूरोफिब्रल्स पे या नोड्स ऑफ रेनवेयर पे, जो हमने पहले स्टडी किए हैं। इस टाइप की कंडक्शन को हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, यानी जंप टू जंप कंडक्शन होती है ये। जहाँ पे माइलन शीट नहीं होती ना, सिर्फ वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जो है वो पास करती है वन नोड टू नेक्स्ट नोड। और एक्शन पोटेंशियल इस तरह कम टाइम लेती है और स्मॉल न्यूरॉन्स में वैसे ही कंट्रैक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल्स। अब एक्शन पोटेंशियल जो है वो बेसिकली रीच करती है ब्रांचिंग एक्सॉन टर्मिनल पे, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड बल्ब। अभी हम इसकी डायग्राम देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी आपने ये याद रखना है कि एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे पहुँचती है, ब्रांचिंग एक्सॉन टर्मिनल के एंड पे, उसे हम क्या कहते हैं, एंड बल्ब कहते हैं। और साइनेप्स बेसिकली क्या होता है, ये कनेक्शन होता है एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, यानी एक न्यूरॉन का क्या होगा, एक्सॉन होगा और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा, और ये मिलके क्या करेंगे, साइनेप्स बनाएंगे। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, बेसिकली एंड बल्ब और डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन के दरमियान में जो स्पेस है उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा है, जो कि कैरी करता है एक्शन पोटेंशियल को टुवर्ड्स साइनेप्स, यानी जो एक्शन पोटेंशियल लेके जा रहा है वो सिर्फ न्यूरॉन हो सकता है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा है, वो जो एक्शन पोटेंशियल लेके जा रहा है साइनेप्स की तरफ। सेकंड वन है पोस्ट साइनेप्टिक। पोस्ट साइनेप्टिक कौन सा होता है, वो न्यूरॉन जो एक्शन पोटेंशियल लेके जाते हैं अवे फ्रॉम द साइनेप्स। ये बेसिकली न्यूरॉन भी हो सकते हैं, मसल्स भी हो सकते हैं, कोई और इफेक्टर सेल्स भी हो सकते हैं। प्री साइनेप्टिक कौन से हैं, जो मैसेज ले के आते हैं, एक्शन पोटेंशियल ले के आते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक कौन से हैं, जो मैसेज ले के जाते हैं या एक्शन पोटेंशियल ले के जाते हैं। अभी हम इनकी डायग्राम्स देखेंगे। अब ये देखें, सबसे पहले एंड बल्ब। एंड बल्ब क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो जाता है एट द एंड ऑफ ब्रांचिंग एक्सॉन टर्मिनल, जिसे हम क्या कहते हैं, एंड बल्ब। उसके बाद साइनेप्स बेसिकली क्या था कि ये देखें, एक्सॉन है वन न्यूरॉन का और डेंड्राइट है अदर न्यूरॉन का, इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। साइनेप्टिक क्लेफ्ट बेसिकली क्या था
कि जो हमारे पास है ना ये जो हमारे पास साइनेप्सिस के दरमियान में स्पेस है, एंड बल्ब और अदर जो हमारे पास है ना न्यूरॉन, एंड बल्ब और अदर न्यूरॉन्स के दरमियान में जो स्पेस है, अदर न्यूरॉन का ये डेंड्राइट वाला पोर्शन है, ठीक है। इनके दरमियान में जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लफ्ट कहते हैं। दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एक प्री साइनेप्टिक, एक पोस्ट साइनेप्टिक। प्री साइनेप्टिक कौन से, जो मैसेज ले आते हैं, एक्शन पोटेंशियल ले आते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक कौन से, जो कि एक्शन पोटेंशियल ले जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।